एक ईवीएम के वोटों की गिनती किए बगैर ही जारी कर दिए गए नतीजे। इस मामले के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में मच गया हड़कंप। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने चुनाव समिति को जारी किया नोटिस। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी या मोदी के करिश्मे की नहीं है, बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संदर्भ में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल यही शब्द कहे हैं। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। बता दे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं और सरकारें भी बन चुकी हैं, लेकिन ईवीएम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। एक के बाद एक कई राजनीतिक दलों के नेता ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम की बदौलत चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष के कई नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा को चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया था कि ईवीएम की बजाय एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख लो, फिर देख लेना नतीजे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नतीजों के बाद निशाना साधते हुए कहा था कि अगर ईवीएम के जगह मतपत्र से चुनाव होते तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ठहर नहीं पाती। विपक्षी नेताओं द्वारा ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने के बीच ही एक चुनाव से ऐसी खबर सामने आई कि एक ईवीएम के वोटों की गिनती किए बगैर ही परिणाम जारी कर दिए गए, जिसके बाद हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। बता दे, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का शुक्रवार को चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन इसका चुनाव और नतीजे विवादों में घिर गया है। खबरों के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण एक ईवीएम मशीन के वोटों की गिनती नहीं की गई, गिनती किए बगैर ही नतीजों को जारी कर दिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा व चुनाव समिति को नोटिस जारी करना पड़ा। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। बता दे, इस मामले को लेकर याचिका दाखिल करते हुए प्रधान पद के दावेदार चौधरी सतविंदर सिंह सिसोदिया ने हाई कोर्ट को बताया कि बार चुनाव के लिए कुल 9 मतदान केंद्र बनाए गए थे। ये जो 9 मतदान केंद्र हैं, इनमें से ही किसी एक मतदान केंद्र के एक ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई थी। इस खराबी के कारण 382 वोट गिने ही नहीं गए। इस ईवीएम के 382 वोट गिने बगैर और इनको बिना जोड़े ही चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि गत वर्ष चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान अनियमितताएं भी हुई थी, जिसको लेकर उनकी याचिका विचाराधीन है। खबरों के मुताबिक याचिकाकर्ता की मांग पर ही इस बार चुनाव ईवीएम से हुए, लेकिन इस बार भी नियमों को ताक पर रखा गया। याचिकाकर्ता ने चुनाव समिति को बदलने की भी मांग की थी, जिसको लेकर बीते दिनों याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाई कोर्ट को दखल देने और यहाँ के परिणाम रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव समिति कैसे पूरे वोटों की गिनती किए बगैर ही चुनाव परिणाम जारी कर सकती है। अब इस चुनाव परिणाम को लेकर हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन और इलेक्शन कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। अब इन लोगों के द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है? क्या हाई कोर्ट इस चुनाव परिणाम को रद्द करता है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले में हाई कोर्ट दखल दे और परिणाम रद्द करे? अब इस मामले में हाई कोर्ट में क्या होता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव परिणाम को लेकर विपक्ष अभी भी ईवीएम को लेकर भाजपा पर हमलावर है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव यह सीधा सीधा बोल चुके हैं कि चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, ईवीएम ने अविश्वास की भावना लोगों में पैदा कर दी है। तो वहीं उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। बता दे, पिछले साल जनवरी में भाजपा छोड़ने वाले और अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिले के रसड़ा क्षेत्र में बौद्ध सम्मेलन से
इतर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मौर्य ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के संदर्भ में कहा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाजपा ईवीएम का दुरुपयोग कर चुनाव जीत रही है। यह जीत प्रधानमंत्री मोदी या मोदी के करिश्मे की नहीं बल्कि ईवीएम के दुरुपयोग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हुआ होता तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ही उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी तब कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी पीछे थी। सभी पार्टियों को एक होकर ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। चुनाव बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम की मांग करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा की स्थिति अच्छी रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी नहीं जीत रहे हैं, ये ईवीएम का तिकड़म जीत रहा है। अभी अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर वोटिंग में 2/3 सीटों से ज्यादा पर कांग्रेस आगे है। तो ईवीएम की गिनती में भाजपा आगे कैसे हो गई? इसका मतलब है कि ईवीएम का तिकड़म की जीत है। ये मोदी जी करिश्मा का जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम के खेल की जीत है। वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि यदि ईवीएम अविश्वास पैदा कर रही है तो मत पत्र से वोट क्यों नहीं कराते। बता दें शुक्रवार को अखिलेश यादव ने मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय मत पत्र के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि देश को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों में प्रचलित प्रणाली को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो आप विकसित देशों में प्रचलित मतदान प्रणाली को भी क्यों नहीं अपनाते। अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली है, महीनों तक मत पत्र से मतदान कराता है। जापान जैसा देश जिसने ईवीएम का आविष्कार किया, वो देश भी मत पत्र से ही मतदान कराता है। जर्मनी में उनके सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के माध्यम से मतदान पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसे असंवैधानिक करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश बनना चाहता है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या देश को अविश्वास या संदेह से मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने अपने गठबंधन की बात करते हुए यानी इंडिया गठबंधन की बात करते हुए कहा कि भारतीय गठबंधन में हम ईवीएम हटाने का संकल्प रखेंगे। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति हो गई है, पर दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्ति में एक नया मोड़ आ गया है। इन दोनों डिप्टी सीएम यानी दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की नियुक्ति रद्द करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बता दें 15 दिसंबर को राजस्थान के नए सीएम के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ली। उसके साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन राजस्थान में डिप्टी सीएम पद के मामले को लेकर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दी है कि डिप्टी सीएम पद का संविधान प्रावधान में है ही नहीं, शपथ को चुनौती दी गई है। बता दें हाई कोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने एक जनहित याचिका दायर की है। यह जनहित याचिका दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को लेकर की गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान में नई सरकार के गठन के अभी 1 सप्ताह भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की शपथ को शनिवार को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि डिप्टी सीएम पद का संविधान प्रावधान में नहीं है, इसलिए यह नियुक्ति को रद्द किया जाए। उन्होंने याचिका में कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं है, तो इस पद की शपथ कैसे ले ली गई।
इसलिए याचिकाकर्ता ओम प्रकाश सोलंकी ने अपने याचिका में हाई कोर्ट से मांग की है कि इसलिए इनकी नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाए। अब दूसरी तरफ हाई कोर्ट के वकील ओम प्रकाश सोलंकी की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिसके बाद फैसला होगा कि क्या इनकी शपथ अवैध है। जैसा कि आपको बता दें, संविधान में संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का ही जिक्र मिलता है, जबकि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता। इस पद का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां अपने समीकरणों को साधने के लिए करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 व 164 के तहत सीएम की अनुशंसा पर ही राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। वहीं दोनों डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में स्पष्ट व्याख्या कर चुका है। उप मुख्यमंत्री पद को चुनौती देने के संबंध में पहले भी अलग अलग राज्यों में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा करना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। अब ओम प्रकाश सोलंकी ने हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर करते हुए मांग की है कि राजस्थान के दोनों उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति अवैध घोषित किया जाए। इस पर हाई कोर्ट क्या एक्शन लेता है? क्या ओम प्रकाश सोलंकी की जनहित याचिका हाई कोर्ट खारिज करता है या फिर उस पर सुनवाई करते हुए कोई आदेश जारी करता है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन खबरों पर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।